अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूरो एनाटॉमी है। और एनाटॉमी को हमने मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट किया है। फर्दर आने वाले दिनों में सर अजीम और डॉक्टर नशरा जो हैं वो आपको लिम्ब एनाटॉमी और बाकी थॉरैक्स एंड एब्डोमेन भी कवर करेंगे। तो न्यूरो एनाटॉमी में हमें जो हमारे टॉपिक्स हैं आज के वो नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है। और हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम हमारा सेकंड चैप्टर है। लेक्चर के आखिर में हम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर करेंगे और फिर 5 से 7 एमसीक्यूज का एक मॉक टेस्ट होगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट है। अब हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट पर कंसिस्ट है। पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक न्यूरल ट्यूब से बना है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरल ट्यूब के अराउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूरल क्रेस्ट, उससे डेवलप हुआ है। सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस जो है वो 12 क्रेनियल नर्व और 31 स्पाइनल नर्व्स पर कंसिस्ट है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। इसकी हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है और डेवलपमेंट पढ़नी है। तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है जिससे नर्वस सिस्टम डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरलेशन। न्यूरलेशन इज जस्ट लाइक गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन क्या प्रोसेस होता है एम्ब्रियोलॉजी में? जब जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन वो डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है, देन 2 लेयर बनती हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, देन 3 लेयर जो बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो ये 3 लेयर फॉर्मेशन होती है इसको क्या कहते हैं? गेस्ट्रुलेशन कहते हैं। जस्ट लाइक न्यूरलेशन भी एम्ब्रियोलॉजी का ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो 3 लेयर्स बनती हैं उनमें से जो एक्टोडर्म होती है वो इन्वेजिनेट करती है और वो क्या बनाती है? न्यूरल। वो फिर क्या बना देती हैं? मैं आपको इस पर पॉइंट आउट कर दूं। ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया है? न्यूरल ग्रूव है। ये किससे बनी है? ये एक्टोडर्म जो होती है वो क्या बनाती है? पहले उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है और न्यूरो एक्टोडर्म बनती है। ठीक है। तो न्यूरो एक्टोडर्म बनने के बाद हमारे पास क्या आता है? जो न्यूरो एक्टोडर्म इन्वेजिनेट होती है तो क्या बनती है? न्यूरल ग्रूव बनती है। फिर जो न्यूरल ग्रुप जो बनती है ये मतलब फिर इसकी क्लोजिंग होती है और हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो न्यूरलेशन जो है वो जस्ट लाइक गेस्ट्रुलेशन 3rd वीक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है, ठीक है, तो न्यूरो एक्टोडर्म से हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं, सीएनएस भी, ठीक है, और पीएनएस भी। अब न्यूरो एक्टोडर्म से असल में दो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? जो न्यूरल ग्रुप बनती है वो क्या बनाती है हमारे पास? न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब का हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराइज होता है न्यूरल ट्यूब से। और न्यूरल ग्रुव के ये आप देखें सराउंडिंग में जो है वो क्या प्रेजेंट है? न्यूरल क्रेस्ट प्रेजेंट है। तो इस न्यूरल क्रेस्ट से क्या बनता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। अच्छा, तो ये हमारा मतलब फर्स्ट स्टेप है। फिर जब न्यूरल ट्यूब जो क्या कहते हैं ग्रूव, न्यूरल ग्रुप जो है वो क्लोज हो जाती है तो क्या बन जाता है? न्यूरल ट्यूब बन जाता है। और न्यूरल ट्यूब के अपर एंड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूरल क्रेस्ट। अब ये हमारे पास दो फाइनल स्ट्रक्चर हैं, दो डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं, एक सीएनएस बनाता है और दूसरा पीएनएस बनाता है। ठीक है। न्यूरल ट्यूब क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मोटर पार्ट भी है और सेंसरी पार्ट भी है। तो इस न्यूरल ट्यूब के दो एंड होते हैं। एक एलर प्लेट होती है, ये सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बनाता है। और जो हमारे पास बेसल प्लेट होती है ये हमारा मोटर पार्ट बनाता है, ये यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन। और आगे इससे फिर क्या होगा? फर्दर न्यूरल नर्वस सिस्टम के पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इधर, ये हमारे पास क्या है? नोटोकोड है। ठीक है। नोटोकोड क्या करता है? नोटोकोड नोटोकोड लाइक सुपरविजन करता है कि उनको क्या डायरेक्शंस देता है न्यूरल ट्यूब को कि किस तरह जो है नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। तो नोटोकोड
इसमें एक जीन भी है, वो SHH जीन। उससे मतलब अगर उसकी अनोमली हो तो फिर नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारी अनोमलीज आती हैं। और ये जो नोटोकोड स्ट्रक्चर है, ये न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है। अब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो न्यूरल ट्यूब से बना है, ये देखें। अब हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब है वो इस तरह डेवलप हो गई है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब के पार्ट्स हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब फर्स्ट क्या बनाती है, थ्री प्राइमरी वेसिकल्स देती है। वो थ्री प्राइमरी वेसिकल्स कौन सी हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इन थ्री प्राइमरी वेसिकल से फाइव क्या बनती हैं, सेकेंडरी वेसिकल्स। सेकेंडरी वेसिकल्स में क्या होगा, फोर ब्रेन टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन दे देगा। मिड ब्रेन जो होगा वो मेसेंसेफ्लॉन बना देगा। और हाइंड ब्रेन जो मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन। तो और उसके बाद हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी न्यूरल ट्यूब का पार्ट है, और ये आगे भी स्पाइनल कॉर्ड में ही डेवलप होगा। अब हमारे पास जो ये फाइव प्राइमरी वेसिकल्स हैं, इनसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, टेलेंसेफ्लॉन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफ्लॉन से थैलामस, मेसेंसेफ्लॉन से मिड ब्रेन, मेटेंसेफ्लॉन पोन्स और सेरिबेलम बनाता है, और माइलेंसेफ्लॉन जो है वो मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। अब क्योंकि एक ट्यूब है ये, ठीक है, जैसे सब ट्यूब्स होती हैं तो ये भी एक ट्यूब है। अब न्यूरल ट्यूब का ये आउटर स्ट्रक्चर है और सेंट्रल ल्यूमन है। ये जो ल्यूमन है ये हमारा वेंट्रिकल पार्ट जो ब्रेन का होता है वो वेंट्रिकल पार्ट बनाता है। अब न्यूरल ट्यूब का जो ल्यूमन है डिफरेंट एंड्स पर, अगर वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंड पर है, मतलब क्रेनियल एंड पे, तो वो क्या बनाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। थैलेमस वाले पार्ट में न्यूरल ट्यूब का वो पार्ट जो कि थैलेमस बनाता है, उसका जो ल्यूमन होगा वो थर्ड वेंट्रिकल में डेवलप हो जाता है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करता है वो मिड ब्रेन के अंदर जो होगा, मतलब पार्ट इनका न्यूरल ट्यूब का, वो सेरिब्रल एक्विडक्ट बनाएगा। फिर फोर्थ वेंट्रिकल की जो मतलब एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं वो इस तरह है कि पोस्टीरियरली इसके सेरिबेलम है, और एंटीरियरली इसके क्या है, ये ब्रेन स्टेम है। और ब्रेन स्टेम में क्या आता है, पोन्स और मेडुला। तो पोन्स एंड मेडुला इसके एंटीरियरली होते हैं, और इसके पोस्टीरियरली, जैसे अब आपको देखें तो ये वाला जो मेरा हाथ है ये सेरिबेलम है, और एंटीरियरली क्या है, पोन्स एंड मेडुला है। तो इसके दरमियान हमारे पास क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल जब हम CSF सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल से दो फोरामेन के थ्रू, लश्का और मैग्नेटिक के थ्रू, वो सब अर्कनाइड हेमरेज, सब अर्कनाइड स्पेस में चला जाता है जहाँ CSF सर्कुलेट करता है। अच्छा, तो हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे डायग्राम में डिस्कस किया है वो यहाँ लिस्टेड है। तो टेलेंसेफ्लॉन हमने कहा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बनाता है, कुछ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट है वो भी टेलेंसेफ्लॉन से बना होता है। और इसका जो कैनाल है, न्यूरल कैनाल जिसको मैं ल्यूमन कह रहा था, वो क्या है, लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर इसी तरह जो डायंसेफ्लॉन है वो सब थैलेमस के पार्ट, थैलेमस हो, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस, एपीथैलेमस। तो ये आपको नाम रखना, याद रखना आसान है। साथ आपने क्या याद रखना है कि रेटाइना और ऑप्टिक नर्व भी डायंसेफ्लॉन से ओरिजिनेट है। ऑप्टिक नर्व भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी ये है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी न्यूरल ट्यूब से है। उसके बाद हमारे पास जो मीजनसेफ्लॉन है वो मिड ब्रेन डेवलप होता है, और इसकी जो न्यूरल कैनाल है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट बनाती है। मेटेनसेफ्लॉन में पोन्स और सेरिबेलम आते हैं, और ये मतलब क्या है, न्यूरल कैनाल जो रेमनेंट है वो फोर्थ वेंट्रिकल है। माइलेंसेफ्लॉन में मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड है, और इनका जो क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल रेमनेंट है वो सेंट्रल कैनाल है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो मैं आपको एक दफा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नर्वस सिस्टम के हमारे दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है, न्यूरल ट्यूब से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है, न्यूरल क्रेस्ट से। अब आपको न्यूरल क्रेस्ट और न्यूरल ट्यूब को जानने के लिए क्या पता होना चाहिए, न्यूरलेशन। न्यूरलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है न्यूरलेशन का, वो क्या है, न्यूरो एक्टोडम बनना। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, मतलब आफ्टर एक्टोडम, एंडोडर्म और मेसोडर्म के जो एक्टोडर्म होती है वो उसकी मॉडिफिकेशन होती है, और वो स्पेशलाइज्ड न्यूरो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा जो है वो न्यूरो एक्टोडर्म इन्वेजिनेट करती है और क्या बनाती है, न्यूरल ग्रूव बनाती है। देन जो न्यूरल ग्रूव है वो क्लोज होती है और क्या बन जाता है, न्यूरल ट्यूब बन जाता है। न्यूरल ट्यूब के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, न्यूरल क्रेस्ट होता है।
तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन थी। उसके बाद इससे 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनती हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन टेलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन बनाती है, मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन बनाती है, और हाइंड ब्रेन भी 2 स्ट्रक्चर बनाता है, मेटेंसेफ्लॉन और माइलोसेफ्लॉन। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने लिस्टेड है, और इनकी जो न्यूरल कैनाल रेमिनेंट है वो वेंट्रिकल्स और एक्विडक्ट्स और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे पास कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हैं जो कि न्यूरिलेशन से रिलेटेड है। हमने कहा कि हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब जो है वो यहाँ से क्लोज हो गई है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, और इसके 2 एंड हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोअर एंड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेडल एंड, और ये हमारे पास अपर एंड है, क्योंकि दोनों सी से लिखे जाएंगे तो मैं वर्ड थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, क्रेनियल, अपर एंड को क्या कहते हैं, क्रेनियल एंड, ठीक है। तो अगर अपर एंड सही से क्लोज ना हो तो हमारे पास क्या होती है, एननसिफेली, और अगर क्वेडल एंड सही से क्लोज ना हो तो हमारे पास क्या होता है, स्पाइना बिफिडा, ठीक है। तो एननसेफेली और स्पाइना बिफिडा न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग के 2 एनोमलीज हैं, ये इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे। तो एननसेफेली क्या है, फेलियर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर टू क्लोज। इससे क्या होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा, क्यों, क्रेनियल एंड पे क्या होता है, हमारे पास टेलेंसेफ्लॉन होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ये जो कंडीशन है ये इनकम्पेटिबल है विद लाइफ के, तो इसका क्या मतलब है कि उनका फीटस लाइफ में क्या हो जाता है, वो इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। फिर इंक्रीज एएफपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका हम मतलब प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से, उसमें क्या होगा, एएफपी इंक्रीज हुआ होगा और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इंक्रीज हुआ होगा। इसी तरह अगर लोअर एंड जो है, क्वेडल एंड क्लोज नहीं होता, तो फिर क्या होगा, स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा की टाइप्स हैं, इसका स्पेक्ट्रम है, फेलियर टू इंड्यूस बोन ग्रोथ एंड स्पाइनल कॉर्ड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, फेलियर टू इंड्यूस बोन ग्रोथ, ये स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की है। वैसे स्पाइना बिफिडा में हमने क्या पढ़ा कि ये लोअर एंड का क्लोइयर अगर ना हो सही से तो स्पाइना बिफिडा होता है। तो हमारे पास जो अकल्टा मीनिंग है, इसमें क्या मतलब है, स्पाइना, इस वर्ड को अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो जो स्पाइना वर्ड है वो वर्टिब्रे के स्पाइनस प्रोसेस से है। वो नॉर्मली एक वर्टिब्रे का एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। बाइफिडा का क्या मतलब हुआ कि उस स्पाइनस प्रोसेस के 2 पार्ट हैं ऐसे, ठीक है। और अकल्टा का क्या मतलब है कि जो भी अनोमली है उसको, वो हिडन है, वो मतलब सामने नहीं है हमारे, ठीक है, वो शो नहीं हो रही, तो वो अकल्टा है। क्यों अकल्टा है, क्योंकि उस पर स्किन लेयर होती है, तो स्किन लेयर ने उसे क्या किया होता है, एनोमलीज को, जो वर्टिब्रल डिफेक्ट होता है उसको हाइड किया होता है। तो वर्टिब्रे फेल्स टू फॉर्म अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए ना तो इसमें एएफपी इंक्रीज होता है, ये एसिम्टोमेटिक है। इसमें टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है, ये मतलब एक हमारे पास साइन हो सकता है कि जिधर डिफेक्ट होगा उधर टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होगा, नॉर्मली बैक पे हेयर नहीं होते न्यू बॉर्न। फिर हमारे पास जो सेकंड इसमें है टाइप स्पाइना बिफिडा की, वो क्या है, मेनिंजो सील। अब ये टर्म को भी आपने समझना है, सील कहते हैं लाइक किसी हर्निएशन को, ठीक है, और मेनिंजिस का आपको पता है कि ये वो लेयर्स हैं जो ब्रेन को कवर करती हैं। तो मेनिंजो सील का क्या मतलब हुआ कि हर्निएशन ऑफ मेनिंजिस। और स्पाइना बिफिडा तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिब्रल प्रोसेस जो है वो क्या कहते हैं, 2 स्पाइन प्रोसेसेस में डिवाइडेड है। तो मेनिंजिस जो उसमें डिफेक्ट है वर्टिब्रे में, उससे क्या हो जाता है, मेनिंजिस प्रोट्रूड या हर्निएट हो जाती हैं थ्रू वर्टिब्रल डिफेक्ट, और इसलिए इसमें क्या होगा, एएफपी इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप है इसकी, उसको क्या कहते हैं, मेनिंगो माइलोसील। तो माइलो हमने पढ़ा माइलेंसेफ्लॉन, और उससे क्या है कि ब्रेन स्टेम के पार्ट को कहते हैं, ठीक है, मेडुला भी इसमें आता है माइलो में, ठीक है। और मेनिंजिस तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये लेयर्स हैं, और वही वर्ड सील मतलब इनकी प्रोट्रूजन है या हर्निएशन है, और किसके से है, स्पाइना बिफिडा से, मतलब वर्टिकल डिफेक्ट से, मेनिंजिस एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, प्रोट्रूड थ्रो वर्टिब्रल डिफेक्ट। और इसको जो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, स्पाइना बिफिडा विद मेनिंजोमाइलोसिस। लेकिन इसकी जो एसोसिएशन है वो क्या, एलनोल्ड कैरी टाइप 2 मेलफॉर्मेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, एलनोल्ड कैरी टाइप 2 मेलफॉर्मेशन क्या है, तो ये उससे एसोसिएटेड है, और इसमें भी एएफपी इंक्रीज हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इस ही में जो नेक्स्ट टाइप है वो स्पाइना बिफिडा विद माइलोस्काइसिस है।
अब माइलो का मतलब आपने पढ़ा कि मेडुला या स्पाइनल कोड को कह सकते हैं, और स्काइसिस जो है, जो स्काइसिस है वो क्या होता है, एक आपने टर्म पढ़ी होगी गैस्ट्रोस्काइसिस। तो स्काइसिस का मतलब होता है डिवीजन इनटू टू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ स्पाइना बिफिडा मतलब वर्टिब्रल प्रोसेस की डिवीजन नहीं होती, बल्कि माइलोस्काइसिस स्पाइनल कॉर्ड भी डिवाइड हुई होती है। ठीक है, ये मोस्ट सिवियर टाइप है। और इसमें क्या होता है, स्काइसिस का मतलब एक मतलब ये भी होता है कि ये एक्सटर्नली अगर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो, जैसे गैस्ट्रोस्काइसिस में आपका गट जो होता है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है थ्रू एम्ब्लिकस। ठीक है, तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रल डिफेक्ट से बाहर आ जाती है और एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है। इसमें एएफपी भी इंक्रीज हुआ होता है और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज भी। ये हमने जो डिस्कस किया उसकी अब हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लें। देखें तो ए जो है वो ओकल्टा है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि स्किन की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और स्किन ऊपर है, तो ये इसमें स्किन लेयर भी है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हर्निएट नहीं हुई। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, सॉरी, ये जो डायग्राम है ये ए है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि ये स्किन की लेयर इस पे प्रेजेंट है, और ये हमारे पास टफ्ट ऑफ हेयर भी हैं बैक पे जिधर डिफेक्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा कहते हैं। फिर हमारे पास जो बी है वो क्या है, मेनिंजोसील के साथ। ठीक है, ये स्किन के साथ साथ क्या मेनिंजेस भी हर्निएट हुई हुई हैं। इसमें ये देखें, ड्यूरा और एटोनाइड मैटर की लोकेशन क्या थी, स्पाइनस प्रोसेसेस के अंदर, स्पाइनस प्रोसेसेस के अंदर थी, और ये अनफ्यूज्ड लेमिना है। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस के जो लेमिना है वो अनफ्यूज्ड है, और उसके अंदर ही मेनिंजेस प्रेजेंट थे ओकल्टा में। लेकिन मेनिंजोसील में क्या है कि ये मेनिंजेस हर्निएट कर गई हैं बाहर की तरफ। फिर हमारे पास जो मेनिंजो माइलोसील है उसमें ये देखें कि मेनिंजेस तो हर्निएट की हैं, यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो भी हर्निएट कर गया है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के, आप ये देखें कि एक दो पार्ट हो गए हैं, इसको स्काइसिस कह रहा था, और दूसरा कि ये एक्सटर्नली प्रेजेंट हैं दोनों के दोनों। तो ये लास्ट है स्पाइना बिफिडा विद माइलोस्काइसिस। अच्छा, तो अभी हमने जो एनॉमलीज की हैं डिस्कस, उसको हम रिपीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, तो अनोमलीज हमने क्या कहा, न्यूरल ट्यूब अगर सही से क्लोज ना हो तो दो हो सकते हैं, एक हमारे पास क्रेनियल एंड, और ये हमारे पास क्वेडल एंड है, लोअर एंड। क्रेनियल एंड सही से ना क्लोज हो तो इसको क्या कहते हैं, एनेंसेफेली। क्वेडल एंड पे अनोमली हो तो स्पाइना बिफिडा। अब क्रेनियल एंड अगर नहीं होता तो हमारे पास क्रेनियल एंड पे टेलेंसेफ्लॉन होते हैं, वो नहीं बनेंगे। क्योंकि ब्रेन नहीं बनता तो ये जो मतलब कंडीशन है इनकम्पेटिबल है लाइफ की, इनकी हो जाती है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में लोअर एंड की अनोमली होती है, और होता क्या है कि जो लेमिनाज होते हैं वो अनफ्यूज रहते हैं, नॉर्मली फ्यूज हो जाएंगे, इसमें क्या होता है अनफ्यूज रहते हैं। अब ये क्योंकि एक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है, मतलब इसकी स्पेक्ट्रम है मैनिफेस्टेशंस की, कुछ माइल्ड फॉर्म्स हैं ओकल्टा वाली, और कुछ मोस्ट सिवियर फॉर्म जो है वो माइलोस्काइसिस वाली है। तो ओकल्टा वाली में स्किन ने कवर किया होता है, इसको ओकल्टा कहते हैं। स्किन ने जहां कवर किया होता है वहां सम टाइम टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है वो मेनिंजो सील है, उसमें क्या होगा, मेनिंजेस भी हर्निएट कर जाती हैं। थर्ड जो है वो मेनिंजो माइलोसील है, उसमें मेनिंजेस प्लस स्पाइनल कॉर्ड हर्निएट कर जाती है। फोर्थ जो है वो क्या है, स्पाइना बिफिडा विद माइलोस्काइसिस, उसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली अगर ऐसे है स्पाइनल कॉर्ड तो उसमें क्या होता है, ऐसे डिवीजन हो जाती है स्काइसिस, और वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है, मतलब एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होती है और माइलोस्काइसिस भी होती है। तो ये हमारे पास इस टेबल को हमने रिव्यू कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा कि जो निंजो माइलोसील थी वो आर्नल्ड कैरी टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड थी। तो अब उस तरह की जो एनोमलीज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आर्नल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन होती क्या है, ये मतलब साइंटिस्ट नेम है, और मेलफॉर्मेशन सही से डेवलप ना होना। तो इसमें क्या डेवलप नहीं होता, ये इसकी दो टाइप्स हैं। जो टाइप 1 है वो मोस्ट कॉमन है, और ये माइल्डर फॉर्म है, इसलिए ये एसिम्टोमेटिक होती है। इसमें क्या होगा,
सेरिबेलर टॉन्सिल्स का जो है वो फोरामन मैग्नम से हर्निएशन हो जाती है। अब हमारे पास अगर आपको बेस ऑफ स्कल को अगर हम डिस्कस करें तो उसके जैसे ये बेस ऑफ स्कल है हमारे पास पोस्टीरियर फोसा में, और इसमें जो सबसे बड़ा मतलब फोरामन होता है वो फोरामन मैग्नम होता है। और सेरिबेलम के जो टॉन्सिल्स होते हैं, सेरिबेलम के पार्ट होते हैं, सेरिबेलम हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो हैं वो फोरामन मैग्नम से हर्निएट हो जाएंगे। और इसकी जो एसोसिएशन है वो श्रिंजोमाइलिया के साथ है, और टाइप 2 की जो एसोसिएशन है वो हमने पढ़ा किसके साथ है, मेनिंजोमाइलोसील के साथ। टाइप 2 में क्या होगा, सिर्फ टॉन्सिल्स ही नहीं, सेरिबेलर वर्मिस भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वर्मिस की भी और सेरिबेलम की भी, तो आपका जो वो फोरामन्स थे, जो फोर्थ वेंट्रिकल्स को ये क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, और इस तरह से आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसफेली हो जाती है। इसको हाइड्रोसफेलस भी कहते हैं। और दो तरह के हाइड्रोसफेलस होते हैं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेटिंग का ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग। और अगर कोई ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन की वजह से हो तो उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसफेलस। तो हमारे पास हमने आर्नल्ड कैरी टाइप 2 मेलफॉर्मेशन डिस्कस की है। अभी नेक्स्ट हमारे पास डेंडी वाकर मेलफॉर्मेशन है। डेंडी वाकर मेलफॉर्मेशन में क्या होता है कि फोरामन ऑफ लुश्का और मैग्नेडी, हमने कहा ये फोर्थ वेंट्रिकल से क्या करते हैं, सब अर्कनाइड स्पेस तक लेके जाते हैं सीएसएफ को, सब अर्कनाइड स्पेस तक। अगर ये नहीं होंगे तो सब अर्कनाइड स्पेस में जाएगा नहीं, और फोर्थ वेंट्रिकल में अकोमोलेट होता रहेगा, और डायलिटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल हो जाएगी। और फोर्थ वेंट्रिकल की जो मैंने आपको लोकेशन बताई कि ये सेरिबेलम है, ये पोन्जा मेडुला है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, डायलिटेशन होगी, डायलिटेशन से सेरिबेलर एजेनेसिस होगी या हाइपोप्लेजिया होगा। तो इसमें क्या होता है, एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलम, एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलम और स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो इनकी क्या हो जाती है, स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम लेटरल वेंट्रिकल की डायलिटेशन की फाइंडिंग है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम जो होता है, और वो मतलब क्या कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स के साइड्स पर होता है, दोनों साइड्स पर, दोनों हेमिस्फीयर के। तो उनकी डायलिटेशन की फाइंडिंग इसकी स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम की एजेनेसिस है। और सेरिबेलम की जो एजेनेसिस है वो फोर्थ वेंट्रिकल की डायलिटेशन की है। फिर हमारे पास हाइड्रोसफेलस है। हाइड्रोसफेलस हमने कहा कि इंक्रीज आईसीपी हो, सीएसएफ ओवर प्रोडक्शन हो, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोसफेलस कहते हैं। नॉर्मली जो मोस्टली इसकी कॉज है वो स्टिनोसिस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट, और सेरिब्रल एक्विडक्ट हमने कहा न्यूरल कैनाल रेमनेंट है किसका, मिड ब्रेन का, मेसेनसेफलोन का। सीएसएफ अकोमुलेट होने लगता है वेंट्रिकल में और सब एटोनाइट स्पेस में। और जैसे जैसे सीएसएफ अकोमुलेट होगा, क्रेनियल कैविटी क्योंकि बच्चे में होती है, सॉफ्ट होती है बोन्स, तो वो हेड सर्कमफ्रेंस भी बढ़ता रहता है। तो आपने देखा होगा काफी बच्चों का सर बहुत ज्यादा अगर बड़ा हो, प्रोपोर्शनेट ना हो ग्रोथ के साथ, और बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसमें मतलब हाइड्रोसफेलिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर होलोप्रोजेंसेफेली, होलोप्रोजेंसेफेली का मतलब क्या है कि हमने कहा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। बनते तो ये टेलेंसेफ्रॉन से, टेलेंसेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में, फिर वो डिवाइड होता है। अगर इनकी सेपरेशन ना हो और ये फ्यूज ही रहे, ऐसे फ्यूज ही रहे, तो उसको क्या कहेंगे, होलोप्रोजेंसेफेली, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वन वेंट्रिकल इन टेलेंसेफ्रॉन। हमने कहा कि लेटरल वेंट्रिकल जो है वो दोनों वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, राइट में एक, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लेटरल वेंट्रिकल है, लेफ्ट में एक लेटरल वेंट्रिकल है, लेकिन अगर ये फ्यूज रहेंगे तो एक ही लेटरल वेंट्रिकल बनेगा, ठीक है। और मतलब वन वेंट्रिकल ही बनेगा, और उसे लेटरल भी नहीं कहेंगे, उसे मिड लाइन ही कहेंगे। तो वन वेंट्रिकल होगा टेलेंसेफ्रॉन में। नॉर्मली दो वेंट्रिकल्स बनते हैं हर एक हेमिस्फीयर में। और ये किसी जो ट्राइसोमी के साथ एसोसिएटेड है वो है ट्राइसोमी 13, और उसको क्या कहते हैं, पेटाउ सिंड्रोम। इसके साथ बाकी जो एसोसिएशन है वो भी मतलब सही से फ्यूज ना होना या सही से सेपरेट ना होना। जैसे क्लेफ्ट लिप जो है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये प्रोसेसेस जो बनते हैं उनको फ्यूज होना होता है, लेकिन इसमें सही से फ्यूज नहीं हो पाते। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी इसके साथ एसोसिएटेड है ट्राइसोमी 13 के साथ। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसकी हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले न्यू रिलेशन कैसे होती है, नर्वस सिस्टम जो बनता है, सीएनएस जो बनता है, उसके कितने पार्ट हैं, स्टार्टिंग में कितने होते हैं, 3 वेजिकल, फिर 5 वेजिकल, फिर फाइनल स्ट्रक्चर। फिर हमने कुछ उनकी एनॉमलीज भी पढ़ी। अब हमारे पास क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था
कि 12 स्पाइनल नर्व्स हैं और 31 क्रेनियल नर्व्स हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास हम जो पढ़ेंगे इसके तीन पार्ट हैं, मतलब मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब इसी तरह के फाइबर्स होते हैं, या तो वो मोटर होंगे या सेंसरी होंगे या वो ऑटोनॉमिक होंगे। तो हमारे पास इस डायग्राम में दो डिस्कस किए हैं, सेंसरी ने डिस्कस किया। सेंसरी को मैं आपको बता देता हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सॉरी, और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने पहले ऑटोनॉमिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और इनका ऑटोनॉमिक की जो दो ब्रांचेज हैं पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक, इनका डिफरेंस भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में जो डिफरेंस है, सबसे पहले सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में जो डिफरेंस है, सोमैटिक वो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोनॉमिक वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक विदाउट कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटेड है। और सोमैटिक जो है वो वॉलेंट्री है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोमैटिक जो है वो सिर्फ मोटर सिस्टम बनाता है, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक की दो ब्रांचेज हैं, सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक। अब हम सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक का डिफरेंस पढ़ते हैं। सिंथेटिक जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथिक जो है वो हमारा क्या कहते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताने लगा हूँ, क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जिधर जिधर सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों होंगे वहां पैरासिम्पैथिक ज्यादा डोमिनेंट होगा। सिंथेटिक जस्ट उस वक्त डोमिनेंट होगा जब पैरासिम्पैथिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथिक इधर है ही नहीं तो सिंथेटिक डोमिनेंट होगा। ऐसी दो कंडीशन है, या बॉडी के दो पार्ट हैं जहां सिंथेटिक डोमिनेंट होता है और पैरासिम्पैथिक सप्लाई होती नहीं है। कौन सी दो हैं? एक स्वेट ग्लैंड्स है और दूसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड और ब्लड वेसल में सिंथेटिक डोमिनेंट रहता है। अदरवाइज ओवरऑल बॉडी में अगर कोई फाइट और फ्लाइट कंडीशन ना हो तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट रहता है। अब ये हमारा फंक्शनल थोड़ा सा डिफरेंस था। अब एनाटॉमिकल डिफरेंस अगर डिस्कस करें तो पैरासिम्पैथिक के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं, गैंग्लियन क्या होता है, जहां न्यूरॉन साइनैप्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइनैप है, ये इतना हमारे पास क्या है, एक साइनैप है। और साइनैप क्या होता है, जिधर एक न्यूरॉन एंडिंग से न्यूरो रिलीज हो और वो न्यूरो दूसरे न्यूरॉन को अपना सिग्नल दें। ठीक है, तो उसको साइनैप कहते हैं। अभी ये फिजियोलॉजी में हम फर्दर इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, और साइनैप में क्या क्या होता है वो फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो साइनैप क्या होता है, दो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन। और साइनैप की मतलब बहुत ज्यादा साइनैप जहां बनते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर पैरासिम्पैथिक में लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड होते हैं या लॉन्ग होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में लॉन्ग होते हैं। तो हमारे पास ये पैरासिम्पैथिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, और ये पे गैंग्लियोनिक फाइबर है सिंथेटिक का। तो ये देखें, ये शॉर्ट है। इसकी शॉर्ट होने की रीजन ये है कि दोनों फाइबर ने निकलना किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट साथ हमारे पास ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इधर दोनों तरफ क्या होते हैं, सिंथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से सिंथेटिक फाइबर निकलते हैं वो सिंथेटिक ट्रंक में साइनैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, शॉर्ट्स, और पैरासिम्पैथिक फाइबर जो है वो प्रोलॉन्ग है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंथेटिक फाइबर ज्यादा लॉन्ग होते हैं, और पैरासिम्पैथिक फाइबर जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गैंग्लियन जिन ऑर्गन को इन्होंने सप्लाई करना होता है उसकी जस्ट मतलब ये कहें नियर बाय प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और अब हम न्यूरो का अगर डिफरेंस देखें तो जितने भी पैरासिम्पैथिक के फाइबर हैं वो सारे के सारे एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, और जो सिंथेटिक के फाइबर हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब वो एड्रेनर्जिक फाइबर। एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आता अंडर सिंथेटिक सप्लाई है, लेकिन वहां रिलीज क्या होता है फाइबर से, एसिटाइल कोलिन। तो ये एक्सेप्शन आपने याद रखना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी अभी इनके जो रूट्स वैल्यूज हैं वो अभी फर्दर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पैरासिम्पैथिक और सिंथेटिक को। अब मैं आपको सोमैटिक का थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मतलब मोटर नर्वस सिस्टम है। ठीक है,
अब उसमें क्या होता है कि ये जो मोटर न्यूरॉन है इसको हम क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब इसको लोअर कहते हैं तो ऑफकोर्स कहीं अपर मोटर न्यूरॉन भी होगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ होता है, वो अपर मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि हम पेरिफेरल वाला डिस्कस कर रहे थे इसलिए यहाँ इन्होंने सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन बनाया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड के हर सेगमेंट तक क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। और फिर वो लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनैप करते हैं किधर, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर वहां से लोअर मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली मसल के पास जाते हैं और वहां क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। ठीक है। इसमें ये जो रिसेप्टर्स के टाइप लिखे हैं, अल्फा बीटा एन 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 एम, ये फिजियो का मतलब वो है पार्ट है, मैं उसको फिजियो में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब हमारे पास है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 पैरासिम्पैथिक का पार्ट है। ठीक है। एक इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, 3, 7, 9, 10 जो क्रेनियल नर्व हैं उनमें पैरासिम्पैथिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसमें दूसरे फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनमें पैरासिम्पैथिक फाइबर्स भी होंगे। अब वो क्रेनियल नर्व थर्ड के पैरासिम्पैथिक सप्लाई किसको देती हैं, 7 को किसको देते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स के अलावा S2, S3, S4 जो है वो भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे पास क्रेनियल नर्व हैं 3, 7, 9, 10 और सेक्टल सेगमेंट हैं S2, S3, S4। ये क्या बनाते हैं, हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब हम एक एक नर्व को डिस्कस करते हैं। तो क्रेनियल नर्व जितने भी हैं, आपको पता है वो कहाँ से अराइज होती हैं, वो ब्रेन स्टेम से अराइज होती हैं। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, बोन्स आता है और मेडुला आता है। अब ये देखें, मिड ब्रेन से हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व आती है। थर्ड क्रेनियल नर्व के जो पैरासिम्पैथिक फाइबर हैं वो सिलरी गैंग्लियन में साइनैप करते हैं और सिलरी गैंग्लियन से निकलने वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर प्यूपिलरी स्फिंक्टर को सप्लाई करते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए, और सिलरी मसल को सप्लाई करते हैं अकोमोडेशन के लिए। इसी तरह सेवन नर्व जो है से निकलने वाले पैरासिम्पैथिक फाइबर वो दो गैंग्लियन में साइनैप करते हैं, एक सबमैंडिबुलर गैंग्लियन जो कि सप्लाई करेगा ये सलाइवरी ग्लैंड्स को, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। और टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन में भी सेवंथ नर्व से निकलने वाले पैरासिम्पैथिक फाइबर साइनैप करते हैं, और फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथिक फाइबर लेक्रिमल ग्लैंड, मतलब ये टीयर ग्लैंड है, नेजल मिकोजा और ओरल मिकोजा की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। फिर नाइन्थ नर्व्स में जो पैरासिम्पैथिक फाइबर हैं वो ऑप्टिक गैंग्लियन में साइनैप करते हैं, और ऑप्टिक गैंग्लियन से इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पैरोटिड ग्लैंड में स्लाइवरी सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। और फिर हमारे पास जो टेंथ है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑर्गन को सप्लाई करती है, जिसमें हार्ट भी आता है, जीआईटी भी आता है, ब्लैडर भी आता है, तो पैरासिम्पैथिक सप्लाई ऑफ टेंथ जो है वो हमने डिस्कस नहीं करनी, उनके कोई स्पेशल नेम नहीं है। ब्लैडर के पास जो गैंग्लियन होगा वो ब्लैडर के लिए होगा। गट के पास तीन गैंग्लियन होते हैं, सिलिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक, तो वो सब टर्मिनल गैंग्लियन में आते हैं। वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो रिलीज होंगे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो S2, S3, S4 से जो नर्व अराइज होती है उसको पेल्विक स्प्लैंकिक नर्व कहते हैं। वो टर्मिनल गैंग्लियन में आती है और इसकी जो सप्लाई है वो मतलब हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है उससे ऊपर स्प्लेनिक फ्लेक्सर के पास यहाँ तक क्या है, टेंथ नर्व की सप्लाई है पैरासिम्पैथिक, और उससे आगे जो है वो हमारे पास इसकी पेल्विक स्प्लैंकिक नर्व की सप्लाई है। ठीक है। तो वो हमारे पास कट ऑफ पॉइंट है। तो उससे आगे मतलब हाइंड कट को और ब्लैडर को ये कौन सप्लाई करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज को, S2, S3, S4 थ्रू पेल्विक स्प्लैंकिंग। अब हमारे पास ये जो डिस्कस किया है वो यहाँ लिस्टेड है, क्रेनियल नर्व्स, और जिसमें 4 क्रेनियल गैंग्लियन है। ठीक है। हमने पढ़े सिलरी गैंग्लियन था, टेरिकोपेलेटाइन, सबमैंडिबुलर और ऑप्टिक गैंग्लियन। क्रेनियल नर्व टर्मिनल गैंग्लियन होंगे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन के, पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व के भी टर्मिनल गैंग्लियन है। और फिर हमने इसका कट ऑफ पॉइंट पढ़ लिया कि गट अप टू स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो है वो वेगस नर्व सप्लाई करती है। आफ्टर स्प्लेनिक फ्लेक्सर जो जितना पार्ट है हाइंड कट में वो हमारे पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व सप्लाई करेगी। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, T1 और L2 ये सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड से, T1 से लेके L2 तक, मतलब 12 थोरेसिक सेगमेंट और 2 लंबर सेगमेंट क्या बनाते हैं, हमारे पास सिंथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि T1 से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ से ये फाइबर निकल रहे हैं
और मैंने जैसे आपको बताया था कि प्री गैंग्लियोनिक सिंथेटिक फाइबर शॉर्ट होते हैं, उसकी रीजन क्या है कि दोनों साइड पर सिंथेटिक ट्रंक प्रेजेंट है। ये क्या हमारे पास सिंथेटिक ट्रंक है, और वो निकलते हैं जैसे ही वर्टिकल कॉलम से, तो वो सिंथेटिक ट्रंक में साइनैप कर लेते हैं। और फिर सिंथेटिक ट्रंक से निकलने वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर काफी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सिंथेटिक सप्लाई देते हैं। जैसे हार्ट पर जाती है सप्लाई ट्रैकिया को, ब्रोंकाई को, ठीक है, ग्लैंड्स को, फॉरगट को, मिडगट को, ठीक है, और इसी तरह ब्लैडर के विसरा पेल्विक विसरा जैसे ब्लैडर है, उनको भी सिंथेटिक सप्लाई जाती है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि पैरासिम्थेटिक डोमिनेंट रहता है जब तक वो है, सिंथेटिक जब भी डोमिनेंट होगा जब पैरासिम्थेटिक नहीं होगा। जो दो स्ट्रक्चर हैं, ब्लड वेसल और स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंथेटिक का पार्ट था। ये इन्होंने मतलब टेबल में भी हमने डिस्कस किया है। सिंथेटिक गैंग्लियन में साइनैप करते हैं, T1 से L2 तक इसका पार्ट है, ठीक है, स्मूथ मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने फर्दर डिवीजन कर दिया स्पाइनल कोड की, T5 से T12 तक उसको थोरेसिक स्प्लैंकिंग नर्व कहते हैं, बनाते हैं वो, और L1 और L2 लंबर स्प्लैंकिंग नर्व बनाते हैं, ठीक है। और ये इंफीरियर मेजेंट्रिक और पेल्विक गैंग्लियन को सप्लाई करती हैं, और जो थोरेसिक स्प्लैंकिंग का है वो सिलिक और सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंथेटिक का पार्ट था। अब ये मैं आपको सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में एक वो फीचर है, मतलब जो इसका अलग है, वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है आपको पता है वो एच शेप्ड होता है या बटरफ्लाई शेप्ड होता है। अब वो जो एच शेप्ड ग्रे मैटर होता है उसके नॉर्मली जो होते हैं ना, वो कितने हॉर्न होते हैं? दो, एक पोस्टीरियर हॉर्न जो कि सेंसरी होता है, और एक एंटीरियर हॉर्न जो कि मोटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड की फर्दर चैप्टर जो आएगा उसमें हम इसके एनाटॉमी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पास 31 स्पाइनल सेगमेंट हैं या उसमें क्या है, ये दो हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होता है T1 से L2 तक, तो इस इतने सेगमेंट में T1 से L2 तक के जो स्पाइनल सेगमेंट है उसमें एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? लेटरल हॉर्न। और लेटरल हॉर्न क्या करता है? सिंथेटिक सप्लाई देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कहते हैं, लेटरल हॉर्न ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ से सिंथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, और फिर वो सिंथेटिक गैंग्लियन जो कि सिंथेटिक ट्रंक का पार्ट होगा वहाँ साइनैप करेंगे। फिर दोबारा से वो उसी नर्व के थ्रू आएंगे फाइबर्स, और फिर वो दो में डिवाइड हो जाएंगे। जिन्होंने एंटीरियरली ब्लड वेसल्स को सप्लाई करना है वो वेंट्रल रेमस में आ जाएंगे, और जिन्होंने बैक पर ब्लड वेसल्स या ऑर्गन्स को सप्लाई करना है वो डॉर्सल रेमस में चले जाएंगे। तो ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमारा यहाँ एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो क्या था? नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम है। अभी तक आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम ब्रेक के बाद हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, देन वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स।